नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक अनोखी चीज़ का अध्ययन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और कब मानव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मानव की उस जिज्ञासा को हम शांत करने का प्रयास करेंगे जिसमें यह बहुत ही प्रमुख विचार होता है कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और यह कब मनुष्य के जीवन जीने के लायक हुई। अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो इसमें अनेक भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु हम एक बेल्जियम के वैज्ञानिक की बात करेंगे जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इसी बिग बैंग सिद्धांत को ही पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। आगे इस सिद्धांत का अतिक्रमण भी हो सकता है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि जॉर्ज लेमेंटर ने कहा था पृथ्वी एक अग्नि का गोला थी और ज़बरदस्त घनत्व और भारी पदार्थों के कारण इस आग के गोले में विस्फोट हुआ और जब विस्फोट हुआ तो वहीं से अनेक तारे, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह इत्यादि बनना शुरू हुए और उन्हीं पिंड में से एक पिंड हमारी पृथ्वी थी। हमारी पृथ्वी भी अपने बहुत समय पूर्व एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे यह शांत होना शुरू हुई और आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। अगर हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो 3.5 अरब वर्ष पूर्व यानी कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। और जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो यह नहीं है कि इस पर सीधे मनुष्य का आविर्भाव हुआ। इस पर सबसे पहले जलीय जंतुओं, रेंगने वाले जंतुओं आदि का आविर्भाव होता है। इसके पूर्व बहुत समय तक तो ऐसा भी होता है कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवाश्म इत्यादि नहीं पाया जाता था। अगर हम भूवैज्ञानिक समय सारणी के हिसाब से इसके पूरे काल का निर्धारण करें तो यह 3 काल ठहरता है, जिसमें एक को हम एरा कहते हैं यानी महाकल्प, और दूसरे को हम कल्प यानी पीरियड कहते हैं, और तीसरे को इपोच यानी कि युग कहा जाता है। अब मित्रों, अगर हम इसको समय के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो यह समझने में थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा मानसिक उलझन से बचते हुए हमने प्रयास किया है कि इसमें तारीखों का जिक्र कम से कम किया जाए या न के बराबर किया जाए और केवल जिस काल में जिस चीज़ का उद्भव हुआ हो उसकी बात करेंगे। क्योंकि इसको हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए बात केवल पृथ्वी और मानव की होगी। जो भौगोलिक संरचनाओं की उत्पत्ति है उसे हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। अब हम अगर एरा की बात करें यानी महाकल्प की बात करें तो इन महाकल्पों को हम प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक और अंत में नियोजोइक के रूप में विभाजित किया गया है। यहाँ पे हम एक एक महाकल्पों की विशेषताओं को देखेंगे और इन महाकल्पों को जो पीरियड में बांटा गया है उसका भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्री पैलियोजोइक महाकल्प। प्री पैलियोजोइक महाकल्प को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आर्कियन कल्प और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो जब हम आर्कियन कल्प को देखते हैं तो इसमें एक चीज़ का गौर करिएगा कि आर्कियन युग में किसी भी प्रकार के जीवाश्म का इस सृष्टि में अभाव था। इसके बाद आर्कियन के बाद जो प्री कैम्ब्रियन युग आता है, प्री कैम्ब्रियन युग में कुछ जीव हैं जो रीढ़ विहीन हैं और इन रीढ़ विहीन जंतुओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? पृथ्वी पर नहीं, समुद्र के अंदर। यानी कि
प्री कैम्ब्रियन युग ही वह पहला युग है जिसमें रीढ़ विहीन जंतु की उत्पत्ति समुद्र के अंदर हो गई थी। अब हम आ जाते हैं पैलियोजोइक युग में। जैसे ही पैलियोजोइक में आते हैं तो इसका विभाजन हम 6 भागों में किए हैं। जैसे एक कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग की खासियत यह है कि यह पहला ऐसा युग था जिसमें पृथ्वी पर कुछ वनस्पतियां मिलना शुरू हो गई, यानी पृथ्वी पर कुछ छोटे मोटे घास वास मिलना शुरू हो गए थे। इसके अतिरिक्त यह वही काल है जब इसमें शैवालों की भी उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही रीढ़ विहीन जीव जंतु तो उस समय हो ही रहे थे। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं ऑर्डोविशियन युग। ऑर्डोविशियन युग की भी खासियत यही है, यहाँ वनस्पतियों को विस्तार मिलना शुरू होता है और रेंगने वाले जीव इस समय जो है आविर्भावित होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि पैलियोजोइक काल के ऑर्डोविशियन युग में रेंगने वाले जीवों का बहुतायत से मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा युग आता है उसको हम सेल्यूरियन युग कहते हैं। सेल्यूरियन युग में सर्वप्रथम रीढ़ युक्त मछली पाई जाती है। तो सबसे पहले जो रीढ़ युक्त मछली समुद्र के अंदर जो पाई जाती है वो किस युग में पाई जाती है? तो उस काल का नाम है सेल्यूरियन युग। अब इसके बाद चौथे युग में हम प्रवेश करते हैं। चौथे युग में जैसे ही हम आएंगे तो उसका काल है डावोनियन युग। डावोनियन युग में शार्क मछली, फर्म वनस्पति और इसी को हम मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डिवोनियन युग ही वह युग है जिसमें उभयचर प्राणी, यानी उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, पाए जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो पांचवा युग है उसको हम कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। यह उभयचरों का युग माना जाता है और इसके साथ ही पहली बार रेंगने वाले जीव पृथ्वी पर दिखाई देते हैं कार्बोनिफेरस युग में। अब देखिए, जो सबसे आखिरी है उसे हम पर्मिनियन युग कहते हैं। पर्मिनियन युग की कोई खास विशेषता नहीं है, यह पूर्व के जो काल थे उसी विशेषताओं को लेकर के आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इन 2 महाकल्पों के अलावा हम तीसरे महाकल्प का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, ये है मीसोजोइक महाकल्प। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रियासिक युग, जुरासिक युग और क्रिटेशियस युग। अब इनकी खासियत यह है, ट्रियासिक युग की खासियत यह है कि इसी समय आर्कियोप्टेरिस एक प्रकार का जीव है। आर्कियोप्टेरिस इसी युग में मिलना शुरू हो जाता है। किस युग में? ट्रियासिक युग में। इसके अलावा रेंगने वाले जीव, यानी कि रेंगने वाले जीव जिसमें मछली है जो स्तनधारी है, और इसी काल में स्तनधारी मछली पाया जाना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेढक और केकड़ा भी ट्रियासिक युग में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, अगला युग है मीसोजोइक का अगला जो युग है उसे हम जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। जुरासिक युग की खासियत यह है कि डायनासोर और जल थल नभ तीनों के जीव इस काल में पाए जाते हैं। इस जुरासिक काल के ही नाम पर एक फिल्म बनी है जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर से संबंधित चीज़ें दिखाई गई हैं। आप गौर किए होंगे या देखे होंगे इस फिल्म को। इसके अलावा जो तीसरा युग है उसे हम क्रिटेशियस युग के नाम से जानते हैं। मित्रों, क्रिटेशियस युग में कछुआ और आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों की उत्पत्ति होना आरंभ हो जाती है। अब देखिए, मीसोजोइक युग के बाद जो अब हमारे यानी मानव की उत्पत्ति से संबंधित मेन महाकल्प है जिसे हम सीनोजोइक युग कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है। सीनोजोइक युग को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 5 युगों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला युग है पैलियोसीन। सीनोजोइक महाकल्प का जो पहला युग है इसे हम पैलियोसीन कहते हैं। यह पहला ऐसा युग है जिसमें स्तनपायी पाए जाने शुरू हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी पे
पहली बार स्तनपायी पाए जाने शुरू हो जाएंगे। साथ ही पूंछहीन बंदर भी इसी पैलियोसीन युग में मिलना आरंभ हो जाते हैं। अब दूसरा जो युग है इसे हम कहते हैं इयोसीन युग। इयोसीन युग है, महाकल्प है सीनोजोइक। इस समय प्राचीन बंदर, गिब्बन इत्यादि जो म्यांमार इत्यादि के क्षेत्र से मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा घोड़ा, सूअर और गैंडा भी इस युग में मिलने शुरू हो जाते हैं। किस युग में? इयोसीन युग में। अब तीसरा युग जो है इसको हम ओलिगोसीन युग कहते हैं। ओलिगोसीन युग में कुत्ता, भालू और इसी प्रकार के अन्य जंतु भी मिलने आरंभ हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं जब हम मायोसीन युग में आते हैं तो मायोसीन युग में हाथी और पेंगुइन जैसी जीव जंतु और संरचनाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि इसी सीनोजोइक महाकल्प का जो सबसे आखिरी युग है जिसे हम प्लायोसीन के नाम से जानते हैं, इसी प्लायोसीन युग में मानव का आदि पूर्वज मिलना आरंभ हो जाता है। तो मानव का आदि पूर्वज किस युग में मिला, यानी मानव के साक्ष्य किस युग में मिले? तो प्लायोसीन युग में, और महाकल्प है सीनोजोइक। अब यदि मानव के आदि पूर्वज के बारे में हम बात करें तो आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना होगा। हम बात कर रहे थे प्लायोसीन युग में मानव के आदि पूर्वज के उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले आप थोड़ा यहाँ गौर करिएगा कि आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व एक कपी का समूह था जो जंगलों में रहता था। कपी का एक समूह था जो जंगलों में रहता था। जंगलों से वह जब बाहर निकला तो इसकी 2 खासियत हुई। एक खासियत यह हुई कि जो एक समूह था वह जंगलों में रहना शुरू किया, यानी उसे पसंद था जंगलों में रहना, उसी को हम रामापिथेकस कहते हैं। और जो दूसरा समूह था वह घास प्रदेश यानी मैदानी प्रदेशों में रहना पसंद किया, इसी को हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे जो मानव विकसित हुआ उसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। इस होमो इरेक्टस के बाद अगला मानव निएंडरथल कहलाया। ये अपने स्वभाव, खड़े होने की चाल और कपाल इत्यादि के आधार पर डिवाइड किया गया। ये निएंडरथल मानव जो है जब आगे बढ़े तो इनको हम क्रोमैग्नन कहा गया। क्रोमैग्नन मानव जो है वह मानव का ठीक पूर्वज है। मानव का ठीक पूर्वज क्रोमैग्नन है। और इसी क्रोमैग्नन के बाद आज से 30,000 वर्ष पूर्व
होमोसेपियंस यानी आज के मानव का उद्भव होता है। ठीक है, तो अब चूंकि हम यहाँ सेनोजोइक के पांचों कल्पों का अध्ययन कर रहे थे, तो प्लायोसीन में मानव का आदि पूर्वज आ गया। मानव का आदि पूर्वज कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। और मानव का ठीक पूर्वज क्रोमैग्नन था। आपको यह पता होगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस सेपियंस है। अब हम आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, नियोजोइक युग में। नियोजोइक युग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्लीस्टोसीन युग, और दूसरा होलोसीन युग, यानी कि प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग यही वह युग था जब मानव की उत्पत्ति होती है, यानी कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में होती है। यहीं पे मानव और स्तनधारी जीव जंतुओं का विकास होता है और मानव अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करता है। क्योंकि जो पृथ्वी का अग्निपिंड गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, वह इतना ठंडा हो गया कि प्लीस्टोसीन युग में बर्फ़ जम चुकी थी। और जब प्लीस्टोसीन युग के इसी समय जब तापमान बढ़ना शुरू हुआ, पृथ्वी खाली हुई, खेती इत्यादि के अनुकूल ज़मीनें उपलब्ध होना शुरू हुई, तो मानव ने न केवल पशुपालन किया बल्कि कृषि को भी बढ़ावा दिया, और यह कार्य उसने होलोसीन युग में किया। तो इस प्रकार से यह मानव और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जब मानव का उद्भव हो गया तो धीरे धीरे उसने सभ्यताओं का विकास करना आरंभ किया। चूँकि ये कृषि और पशुपालन ही ऐसे तत्व थे जिन्होंने आरंभिक यानी कि आदिम मानव सभ्यता की नींव रखी, और धीरे धीरे नगर शहर साम्राज्य बनते चले गए, और मानव अपने आज के वर्तमान स्वरूप में उसी सभ्यता से बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। तो यह कहानी जो एक बिंदु से शुरू हुई थी, पृथ्वी के उद्भव के एक अग्निपिंड के छोटे से बिंदु से शुरू हुई थी, वह वर्तमान तक आ जाती है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।